क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आखिर क्यों दो राज्यों में एनडीए के अंदर बवाल की खबरें हैं और क्यों यह कहा जा रहा है कि इसका सीधा असर केंद्र की मोदी सरकार पर पड़ सकता है? क्यों चाहे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हो या फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टियों के जो सुर बदले हैं, अब उसकी बिसात पर यह क्यों कहा जा रहा कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलाव होने के संकेत हैं? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बीते 2-3 शो में बताया कि किस तौर पर एनडीए के दो राज्यों में, एनडीए शासित दो राज्यों में बीजेपी को बड़े झटके लग रहे हैं। कैसे बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 80 विधायकों में से 60 विधायकों को तोड़ दिया है और कैसे उन्हीं विधायकों को फौरन के फौरन पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहां के स्पीकर ने फौरन मान्यता दे दी, उसी को असली टीएमसी मान लिया। मतलब ममता बनर्जी की टीएमसी अब उनके हाथ से भी आधिकारिक तौर पर छिन जाएगी। विधानसभा में तो छिन ही गई, लेकिन दोस्तों इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है? इसके साइड इफेक्ट का शायद अंदाजा नहीं हुआ होगा सत्ता पक्ष को, केंद्र को, दिल्ली को, और तभी यह स्थिति उत्पन्न हुई है। वरना राजनीति के भारत के चाणक्य कहे जाने वाले शाह ऐसी चूक तो कर नहीं सकते। अब दोस्तों हुआ क्या, जैसा कि मैंने कल भी आपको दिखाया था कि महाराष्ट्र में किस तौर पर भयंकर बवाल और भयंकर बगावत की खबरें हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू किस तौर पर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं, क्योंकि ये वही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके थे। मतलब कोई राजनीतिक विचारधारा इनकी आपस में नहीं मिलती है, एक दूसरे की जरूरत की वजह से साथ थे या फिलहाल हैं, लेकिन कब तक? दोस्तों, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता का बयान या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का नेता का बयान हमने कल आपको दिखाया था कि कैसे ही वो बीजेपी को एक विलन के तौर पर पेश कर रहे थे। तो फिर महाराष्ट्र में क्या कुछ बड़ा अभी हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में बीजेपी गठबंधन वाली महायुति में भयंकर बगावत है और इस स्थिति को देखकर यह बगावत अपने चरम पर और पहुंचती दिख रही है। बंगाल की स्थिति, कई जगहों पर बगावत देखी जा रही है। कुछ सहयोगी दलों के नेताओं ने महायुति के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इससे गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई बीजेपी की। आप देखें, रायगढ़ विधान परिषद की सीट पर महायुति की ओर से एनसीपी के अनिकेत तटकरे को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक महेंद्र दलवी की बेटी ज्यूली दलवी ने भी यहां से अपना पर्चा भर दिया। मतलब एकनाथ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई। अमरावती में बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार प्रवीण पोटे से उनके सामने शिवसेना के विप्लव बजारिया ने ताल ठोंक दी। अब महायुति में यह स्थिति है जिसके संकेत मैंने पहले से दिए थे, और खास तौर पर यह सब कुछ बंगाल की स्थिति को देखकर कर और भयानक स्थिति बन गई है। उधर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। 3 जून का दिन दोस्तों आंध्र प्रदेश की सियासत के लिए भी काफी तहलका वाला रहा। कर्नाटका में जहां पर एक तरफ डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएगी, खुद कांग्रेस ने सिद्धरामैया की जगह, हलचल आपने दिन भर देखा। लेकिन आंध्र प्रदेश में अचानक मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक्टिव रहे। मतलब आने वाले दिनों में भाजपा की ऑपरेशन लोटस को मुंह की खानी पड़ेगी और बंगाल का खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ेगा। मतलब चौबे चले थे, छब्बे बनने दूबे बन करके लौटे। तो ये जो स्थितियां हैं दोस्तों, इसमें केंद्र की कीमत पर भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी को नहीं तोड़ सकती। केंद्र सरकार में अगर उसकी कुर्सी का कोई एक पाया अगर थोड़ा सा भी हिला, सब कुछ वहां पर बीजेपी का धराशायी हो जाएगा। और ऐसे में केंद्र की कुर्सी का पाया हल्का सा दरका तो जरूर है। उसको किस तौर पर संभालेंगे मोदी और शाह, ये देखना होगा, क्योंकि अभी पर्दे के पीछे बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है। कई सारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की हालत आपने देख लिया है। बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना हो, सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी थी, बीजेपी की नहीं है साथ में।
अकाली दल सबसे पुरानी पार्टी थी बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर, नहीं है आज साथ में। जेडीयू सबसे पुरानी थी, मतलब है अभी भी, बड़ा है नाम, क्योंकि जेडीयू के अंदर 2/3 नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। और नीतीश कुमार को उनके साथ में क्या किया बीजेपी ने आप जानते हैं। मगर दोस्तों, इस बीच में बंगाल का एक और अपडेट आपको दे दूं। ममता ने सीधे सीधे शाह को चेताते हुए कहा कि साहब, आपने महाराष्ट्र में सत्ता वाली पार्टी को तोड़ा, अब यहां भी वही किया। पुलिस विधायकों के घर जा रही है, उन्हें धमका रही। भ्रष्टाचार के केस वाले विधायकों को कहा गया कि नई पार्टी बना लो। क्या यही लोकतंत्र है? बागी विधायक मीर जाफर है। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी दो दिल में वो जुबान पर, उनके बारे में हर किसी का व्यक्तित्व होता आप जानते हैं। मगर दोस्तों, क्या होगा आगे वो तो देखेंगे। मगर बंगाल का असर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पर पड़ता दिख रहा है। वहां बीजेपी गठबंधन और एनडीए में टूट के आसार अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते दिख रहे हैं, क्योंकि बंगाल में इतनी तेजी से घटनाक्रम बदला है, जिससे शिंदे हो या नायडू या फिर बिहार में जेडीयू का नीतीश कुमार का खेमा, हालांकि ललन सिंह संजय झा वाला खेमा तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, भले जेडीयू के नेता हो, मगर नीतीश कुमार का वो बचा खुचा थोड़े से जो लोग हैं वो असहज तो जरूर होंगे। अब दोस्तों, क्या कुछ हो रहा है आगे आपको बताता हूं, मगर उससे पहले बंगाल में अभी जो कुछ घटा है अपडेट ले लीजिए। किस तरीके से बीजेपी ने कराया, पहले पार्टी तोड़ी, 60 विधायकों को इकट्ठा किया, फौरन विधानसभा स्पीकर के पास भेजा। फौरन ही विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ बोस ने बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी। ऐसे हो रहा दोस्तों कि जैसे इधर टाइम हो गया और प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, यानी कि सब कुछ पहले से सुनियोजित प्लान वे में तरीके। अब नेता विपक्ष ममता के गुट के शोभन देव चट्टोपाध्याय नहीं, अब बीजेपी वाले खेमे वाले बागी गुट के ऋतव्रत बनर्जी, मतलब विधानसभा स्पीकर के नजर में असली टीएमसी ममता की अब नहीं है। असली टीएमसी ऋतव्रत बनर्जी वाले 60 बागी विधायकों वाले गुट की है। जबकि ममता ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया था और इसके बाद पार्टी में बगावत हुई। 80 में से 60 विधायकों ने शोभानंद चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष मानने से इनकार किया और इसके बाद स्पीकर नरेंद्र नाथ ने फौरन जो उनकी मुलाकात हुई असली टीम से दे दिया कि साहब बागी गुट की असली टीम से, मतलब ठीक महाराष्ट्र में जो हुआ उसी पैटर्न पर। लेकिन इस बीच में ऐसी भी खबरें हैं कि महाराष्ट्र में भी वो मामला कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन तब तक देरी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, क्योंकि उसी बीच में पहले तो खुद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा ही दे दिया था मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर। लेकिन बीजेपी के सामने नैतिकता दिखाने की जरूरत, इसे आपकी ईमानदारी नहीं कहेंगे, राजनीतिक तौर पर आपकी बेवकूफ़ी कहेंगे। अब दोस्तों, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उन्होंने इस्तीफा ना दिया होता और यह मामला विधानसभा के स्पीकर के पाले में था, सरकार का बदला जाना जिस तौर पर था वो पूरे तौर पर गलत था। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस्तीफा पहले दे दिया था। खैर, वो अपना पल्ला झाड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के कौन? चंद्रचूड़ जी, सीजीआई थे, मिलावट थे। लेकिन रिटायर होने के बाद क्या कहा? रिटायर होने के बाद उनके सुर जिस तरीके से बदले और अयोध्या मामले पर जो बयान दिया उन्होंने, अपने पूरे करियर को चौपट करा दिया आम सेकुलर जनता की नजर में। खैर, अब बंगाल में स्पीकर ने ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के कमरे की चाबी भी दे दी। दरअसल बगावत करने वाले विधायकों ने पार्टी के लेटर हेड पर नहीं बल्कि एक सफेद कागज पर एक पत्र स्पीकर को सौंपा। कभी सुना आपने ऐसा? और इसमें उन्होंने क्या लिखा कि ममता बनर्जी पार्टी के नेता, ऋतव्रत बनर्जी विपक्ष के नेता और शिवली साहा, जावेद खान, संदीपन साहा, सबीना अस्मीन उपनेता। और बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि हम विधानसभा में टीएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब दोस्तों, सीधे सीधे चंद घंटों में सब कुछ, सारी स्थिति बदल डाली। आप हालात देखें कि टीएमसी के कुल 80 विधायक थे। 2 विधायकों संदीपन साहा, ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी से निकाला गया, बचे 78। एंटी डिफेक्शन कानून से बचने के लिए 2/3 यानी कि करीब 5 विधायकों, यानी कि करीब 54 विधायकों के हस्ताक्षर जरूरी। दावा किया गया कि साहब पहले 57, फिर 58, फिर 59 और 60 बागी विधायकों की सहमति। अब दोस्तों,
दरअसल 6 मई को ममता बनर्जी के घर हुई बैठक में 80 में से सिर्फ 69 विधायक पहुंचे थे। 19 मई को संख्या घटकर 64 रह गई। 31 मई को सिर्फ 19 विधायक ही आए, यानी कि अभी जो 60 विधायक हैं उसमें एक और जुड़ने वाला है और ममता बनर्जी के पास बचेंगे 19 विधायक, यह कहा जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही हैं ताकि सही वक्त पर कोर्ट फैसला दे सके। लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच में ममता का जो भी हश्र हो सियासी तौर पर उनकी पार्टी का बंगाल में, लेकिन इसका साइड इफेक्ट महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में देखने को अभी से मिल रहा है। और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की इन गतिविधियों को लेकर के जाहिर तौर पर खबरें तो शाह तक भी पहुंच रही होंगी, खबरें तो भारतीय जनता पार्टी के उच्च केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची होंगी। लेकिन क्या बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी चंद वर्षों पहले की बात है। प्रधानमंत्री मोदी को और प्रधानमंत्री रहते हुए उनके सबसे मजबूत उनकी केंद्र की सरकार के बैसाखी चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के मुखिया ने आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। क्या एक बार फिर से नायडू का दिमाग रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है? और ऐसे में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिससे राजनीतिक तौर पर अलोकतांत्रिक जो खेल हो रहा है और जिसे अत कहा जा रहा है, उसे रोकने का बीड़ा नायडू के कंधों पर आ गया है, जिसकी सुगबुगाहट है। देखते जाइए। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।